72 हुर्रे अजमेर 92 जैसी मूवी के नाम पर एक बार फिर से मुस्लिम के अगेंस्ट नफरत का बूस्टर डोज देने की तैयारी चल रही है। क्या मौलाना किसी गुनहगार के मजहब के आधार पर उन पीड़ितों के दर्द की कहानी को दबाना चाहते हैं? एक बार फिर से मीडिया, राइट विंग ग्रुप एक और प्रोपेगेंडा मूवी को प्रमोट करने में लग गए हैं, लेकिन इसका इंपैक्ट कितना निगेटिव जा रहा, इससे इस देश को कितना नुकसान उठाना पड़ सकता है, देश में दो कम्युनिटी के बीच टकराव जैसे हालात बनते जा रहे हैं, इन बातों से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मूवी बनाने वालों को सिर्फ उससे होने वाली मोटी कमाई से मतलब है, और इस तरह की प्रोपेगेंडा मूवी को सपोर्ट करने वालों को, प्रमोट करने वालों को सिर्फ अपनी राजनीति से मतलब है। देश में यह बढ़ती नफरत इस देश के लिए कितना बड़ा नासूर है, ये सब जानते हैं, लेकिन जो ये सब रोक सकते हैं, इसे कंट्रोल कर सकते हैं, वो या तो खामोश हैं या फिर इसके सपोर्ट में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रोपेगेंडा मूवी के नेगेटिव इंपैक्ट के बारे में और समझने की कोशिश करेंगे इसका लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट क्या हो सकता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट, अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है, अच्छी लगती है, तो हमें सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। यह आपके लिए तो बिल्कुल फ्री है, लेकिन हमारे लिए काफी हेल्पफुल होगा। अब बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। जर्मनी 1930 का दशक, जर्मनी पर एडोल्फ हिटलर का राज, वही हिटलर जिसे द किंग ऑफ डिक्टेटर के तौर पर जाना जाता है, वही हिटलर जिसे 1941 टू 1945 के बीच 1 या 2000 नहीं बल्कि 60 लाख से ज्यादा ज्यूज को मार दिया था। 1941 में ही 15 से 20 लाख यहूदियों को जर्मन आर्मी और लोकल कोलैबोरेटर्स ने गोलियों से भूंज डाला था, लोगों को गैस चैम्बर में डाल दिया गया और जिंदा दफन कर दिया गया। ये सब जो भी हुआ वो एक दिन में नहीं हुआ कि बस सुबह उठे और यहूदियों को मारना शुरू कर दिया, बल्कि इसके पीछे एक लंबी और प्री प्लान स्ट्रेटेजी काम कर रही थी। इस जेनोसाइड के लिए धीरे धीरे करके लोगों का ब्रेन वॉश किया गया, उनके दिल दिमाग में ज्यूज को लेकर नफरत भरी गई, उन्हें समझा दिया गया था कि ज्यूज तुम्हारे सबसे बड़े दुश्मन है, और ये सब करने में एक इंसान सबसे बड़ा रोल प्ले करता है, जिसका नाम है पॉल जोसेफ गोएबल्स। ये वही गोएबल्स है जिसे जर्मनी में हिटलर के बाद सबसे पावरफुल माना जाता था, वही गोएबल्स है जिसे हिटलर का प्रोपेगेंडा मिनिस्टर कहा जाता था, ये वही गोएबल्स है जिसने कहा था लोगों की मेंटल कैपेसिटी को देखते हुए उन्हें कन्विंस करना इम्पॉसिबल नहीं, कोई स्क्वायर असल में एक सर्किल है, जैसे झूठ को बड़ा बनाओ, उसे आसान बनाओ और दोहराते रहो, आखिर में लोग उस पर यकीन कर लेंगे। ये वही कोट है जिसे आप अक्सर सुनते रहते हो कि हिटलर ने कहा था कि किसी झूठ को बार बार बोलो, इतनी बार दोहराओ जब तक कि लोग उसे सच ना मान लें, जबकि यह बात हिटलर ने नहीं बल्कि हिटलर के प्रोपेगेंडा मिनिस्टर जोसेफ गोएबल्स ने कही थी। गोएबल्स को आप आज के टाइम के हिसाब से उस टाइम का आईटी सेल हेड कह सकते हो, जो हिटलर के फेवर में लोगों को जमा करने में एक्सपर्ट माना जाता था। लेकिन ये जोसेफ गोएबल्स था कौन, पहले इसे समझ लेते हैं। वैसे अगर आप गोएबल्स के कैरेक्टर को समझ लेते हो कि वो क्या था, कितना बड़ा चिरान था, तो आज 21वीं सदी में आपको एक नहीं बल्कि कई गोएबल्स दिखाई देंगे। 29 अक्टूबर 1897 ये वो तारीख है जब जर्मनी के एक छोटे शहर में गोएबल्स का जन्म होता है। जन्म से ही गोएबल्स पैर से विकलांग था, लेकिन उसके पेरेंट्स को कहां पता था कि उसने एक बच्चे को नहीं बल्कि एक राक्षस को जन्म दिया है। हालांकि उसके पैर का काफी इलाज कराया जाता है, लेकिन वो सही नहीं हो पाता और आखिर में उसके पैर में लोहे की पट्टी लगा दी जाती है और वो लंगड़ा के चलने लगता है। आपने अक्सर लोगों को कहते हुए सुना होगा कि अबेह लोग बड़े ही कानिया होते हैं। मुझे लगता है लोगों की ये मेंटालिटी गोएबल्स को ही देख के बनी हुई है। गोएबल्स के फिजिकली ठीक ना होने की वजह से वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में भी उसे हिस्सा नहीं लेने दिया गया, तो गोएबल्स खुद को पढ़ाई की तरफ ले जाता है और 1921 में पीएचडी की डिग्री पूरी करता है और गोएबल्स डॉक्टर जोसेफ गोएबल्स बन जाता है। आज आपका एक मिथ और क्लियर हो जाएगा कि बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा इंसान जरूरी नहीं कि वो इंटेलेक्चुअल हो, वो कम्युनल भी हो सकता है। बाकी अगर आप किसी अनपढ़ जाहिल इंसान को कम्युनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व देखते हो तो आपको सरप्राइज होने की जरूरत नहीं। गोएबल्स फिजिकली फिट नहीं था, इस वजह से वो हर काम भी नहीं कर सकता था। पीएचडी पूरी करने के बाद उसने किताबें लिखनी शुरू करी, लेकिन उसमें उसे कुछ खास प्रॉफिट नहीं हुआ और अपनी इस नाकामयाबी का ठीकरा उसने जर्मन गवर्नमेंट पे डाल दिया, क्योंकि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट की हार के बाद जर्मनी में हालात ठीक ठाक नहीं थे। इस पीरियड में नाजी आइडियोलॉजी तेजी से ऊपर जा रही थी, नाजी फॉलोअर्स भी तेजी से बढ़ रहे थे, जिसका लीडर था एडोल्फ हिटलर। हिटलर के भाषण, उसकी एंटी ज्यूज मेंटालिटी गोएबल्स को काफी पसंद थी और 1924 में गोएबल्स ने नाजी पार्टी ज्वाइन कर ली। चूंकि गोएबल्स पढ़ा लिखा कानिया इंसान था, जिस वजह से बहुत ही कम टाइम में वो नाजी पार्टी का एक बड़ा लीडर बन गया। नाजी पार्टी का ग्राफ तेजी से बढ़ ही रहा था, जिसे देखते हुए हिटलर 1932 के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में पार्टिसिपेट करता है, लेकिन पॉल हिंडनबर्ग से हार जाता है। ये वही पॉल हिंडनबर्ग है जिसके नाम पर जर्मन एयरशिप को LZ-129 हिंडनबर्ग नाम दिया गया था, और उसी एयरशिप के नाम को अमेरिकन कंपनी हिंडनबर्ग ने उठा लिया, जिसने भी कुछ महीने पहले अडानी स्कैम को एक्सपोज किया था। टॉपिक पर वापस आते हैं। 30 जनवरी 1933 ये वो दिन था जब हिटलर को जर्मनी का न्यू चांसलर अपॉइंट किया जाता है, और अगस्त 1934 में पॉल हिंडनबर्ग की मौत के बाद जर्मनी में हिटलर तानाशाही की शुरुआत होती है। साथ ही गोएबल्स के शैतानी दिमाग को भी एक बड़ा स्पेस मिल जाता है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले वाले अगर जर्मनी को आप पढ़ते हैं तो आपके मन में एक सवाल आएगा कि आखिर कोई इंसान, बल्कि किसी देश के मैक्सिमम लोग हिटलर जैसे तानाशाह का सपोर्ट कैसे कर सकते हैं, और आपके इस सवाल का जवाब आपको तब मिलेगा जब आप गोएबल्स की सच्चाई जानेंगे। हिटलर गवर्नमेंट में राइट मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक एनलाइटमेंट एंड प्रोपेगेंडा, जिसे मिनिस्ट्री ऑफ प्रोपेगेंडा भी कहा जाता था, वो गोएबल्स को दी
जाती है। मिनिस्ट्री ऑफ प्रोपेगेंडा को आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे हमारे यहाँ का आईटी सेल, बस फर्क इतना है कि जर्मनी वाला मिनिस्ट्री ऑफ प्रोपेगेंडा एक ऑफिशियल डिपार्टमेंट था। प्रोपेगेंडा मिनिस्टर पोस्ट मिलने के बाद गोएबल्स, जो खुद को हिटलर का भक्त मानता था, वो हिटलर के प्रति अपनी भक्ति साबित करने के लिए हिटलर के खिलाफ आने वाली सारी न्यूज पर बैन लगा देता है और नाजी आइडियोलॉजी के खिलाफ वाली सारी बुक्स को आग लगवा देता है। हिटलर की रैली को एक इवेंट की तरह बना देना गोएबल्स का आइडिया था। न्यूज़पेपर या कहीं भी हिटलर की कौन सी इमेज प्रिंट होगी ये भी गोएबल्स तय करता था। आप सोच भी नहीं सकते कि कितना बड़ा चिरांद था। चिरांद समझते हो ना? दुनिया बड़ी चिरांद है, दुनिया बड़ी चिरांद, दुनिया बड़ी चिरांद है, दुनिया बड़ी चिरांद। बैठे हैं दो जलील कमीने हराम खोर, बैठे हैं दो जलील कमीने हराम खोर। इनके कमीनेपन का नहीं कोई और छोर, इनके कमीनेपन का नहीं। गोएबल्स की नजर में प्रिंट मीडिया से ज्यादा अहमियत ऑडियो और वीडियो मीडिया की थी और हिटलर की आवाज ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके इसलिए उसने जर्मन इंजीनियर से सस्ते रेडियो बनवाए और पूरे जर्मनी में उसे बेचा गया। चौराहों पर स्पीकर लगवाए गए जिससे हिटलर के भाषण को ज्यादा से ज्यादा लोग सुन सकें। यह सब करने के बाद गोएबल्स की नजर पड़ती है जर्मनी के फिल्म इंडस्ट्री पर और यही वो पार्ट है जिसे आपको समझना है। गोएबल्स सबसे पहले जर्मन फिल्म इंडस्ट्री को अपने कंट्रोल में लेता है और शुरू होता है जर्मनी में प्रोपेगेंडा फिल्म का दौर। फिल्म के जरिए नाजी प्रोपेगेंडा दिखाया जाने लगा, फेक न्यूज फैलाई जाने लगी, फिल्म की स्क्रिप्ट क्या होगी, फिल्म में एक्टर कौन होगा, यह सब गोएबल्स तय करने लगा। गोएबल्स इसे कैसे मैनेज करता था यह अपने आप में ही बड़ी हैरत की बात है। एग्जांपल से समझिए, साल 1940 के करीब नाजी गवर्नमेंट ने एक प्रोग्राम शुरू किया जिसमें जर्मन लोगों को यह बताया गया कि आपके घर में जो बीमार या बूढ़े लोग हैं वो आपके देश जर्मनी पर बोझ की तरह हैं। आपको चाहिए कि आप अपने घर के बीमार और बूढ़े लोगों को मार दो। लेकिन यह बात लोगों को समझाना कोई आसान काम नहीं था कि आखिर क्यों कोई अपनी ही फैमिली मेंबर की जान लेगा। कोई कितना भी गरीब हो, खाने के लिए खाना ना हो, पहनने के लिए कपड़े ना हो, बावजूद इसके वो अपनी फैमिली मेंबर को मारने के बारे में सोच भी नहीं सकता। लेकिन जर्मन गवर्नमेंट के इस प्रोग्राम में एंट्री होती है गोएबल्स की और गोएबल्स ने ऐसा प्रोपेगेंडा चलाया जिससे लोग अपनी फैमिली मेंबर को मारने लगे। गोएबल्स लोगों को कन्विंस करने के लिए फिल्म का सहारा लेता है और उसने एक फिल्म बनवाई जिसका नाम था आई एक्यूज। फिल्म में एक डॉक्टर की कहानी दिखाई गई थी जिसमें उसने अपनी वाइफ को मार दिया था क्योंकि वो काफी लंबे टाइम से बीमार थी और उस बीमारी का कोई इलाज नहीं था। डॉक्टर पर अपनी वाइफ के मर्डर का केस चलता है और यह बताया जाता है कि डॉक्टर ने जो किया वो मर्डर नहीं बल्कि दया है। उसने अपनी पत्नी को दर्द से मुक्ति दी है। एक और एग्जांपल समझिए, 9 नवंबर 1938 इस डेट को जर्मन हिस्ट्री में एक खास दिन के तौर पे जाना जाता है जिसे द नाइट ऑफ ब्रोकन ग्लास कहा जाता है, यानी वो रात जब जर्मनी के सड़कें कांच के टुकड़ों से भर गई थी। इस तारीख से पहले जर्मनी में नाजी गवर्नमेंट के सपोर्ट से यहूदियों का सिर्फ सोशल बाइकॉट या फिर इकोनॉमिक बाइकॉट किया जाता था, लेकिन 9 नवंबर को जो होता है वो बहुत ही भयानक था। यहूदियों को घर से निकालकर सड़कों पर घसीटा गया, दुकानें तोड़ दी गई, घरों को जला दिया गया और बहुत से यहूदियों को जान से मार दिया गया क्योंकि जर्मन पब्लिक के लिए यहूदी सबसे बड़े दुश्मन बन गए थे। और इस पूरे कांड के पीछे एक इंसान था, गोएबल्स। कैसे, थोड़ा इसे भी समझ लें। गोएबल्स जब फिल्म इंडस्ट्री पर अपना कंट्रोल लेता है तो फिल्म इंडस्ट्री के एक्टर एक्ट्रेस से भी करीब हो जाता है। हालांकि गोएबल्स की पहले ही शादी हो चुकी थी, उसके 6 बच्चे थे और उसकी जो वाइफ थी वो हिटलर की अच्छी दोस्त भी थी, लेकिन वो एक एक्ट्रेस के करीब आता है जिसका नाम था लीडा बरोवा। इस औरत की भी शादी हो चुकी थी लेकिन वो फिल्म में एक्टिंग किया करती थी। गोएबल्स ने उसे प्रपोज किया जबकि वो खुद गोएबल्स में इंटरेस्टेड नहीं थी, लेकिन उसे यह भी पता था कि अगर वो गोएबल्स को मना करती है तो उसका कैरियर खत्म हो जाएगा, जिस वजह से वो प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है। गोएबल्स उसे शादी करने के लिए अपनी पहली वाइफ को डिवोर्स देने की प्लानिंग करता है, लेकिन इस काम में एक प्रॉब्लम थी, हिटलर। तलाक के लिए हिटलर की परमिशन जरूरी थी। गोएबल्स हिटलर से मिला और तलाक की परमिशन मांगी। उस औरत के लिए वो इस कदर पागल था कि वो अपनी पोस्ट तक छोड़ने को तैयार हो गया, लेकिन हिटलर भी तो हिटलर था, वो कैसे अपने सबसे पावरफुल हथियार को जाने देता, साथ ही अपनी दोस्त यानी गोएबल्स की पहली वाइफ का घर भी नहीं उजाड़ सकता था। ऐसे में हिटलर ने एक अलग स्टेप लिया। उसने लीडा बरोवा को जर्मनी से बाहर भेज दिया और गोएबल्स को अपने रिश्ते निभाने के लिए कहा। इस पूरे इंसिडेंट की वजह से हिटलर और गोएबल्स के बीच दूरियां बढ़ी। दोनों एक दूसरे के घर नहीं जाते, एक दूसरे से मिलते नहीं थे, ना बात करते। लेकिन धीरे धीरे गोएबल्स को फील हुआ कि ये तो मैं अपना ही नुकसान कर रहा, हिटलर से दूरियां नहीं बल्कि उसके करीब रहना चाहिए और इसके लिए एक बार फिर वो एक्टिव होता है ताकि वो दोबारा से हिटलर के करीब हो सके। और इस कोशिश की वजह से गोएबल्स और खतरनाक हो जाता है। एक के बाद एक कई प्रोपेगेंडा फिल्म बनाई, कई भाषण भी दिए जिसके जरिए यहूदियों को जर्मन लोगों का सबसे बड़ा दुश्मन बताया गया। और द नाइट ऑफ ब्रोकन ग्लास वाली रात में जो भीड़ यहूदियों को मार काट रही थी, उनके घर जला रही थी, उस भीड़ को खुद गोएबल्स लीड कर रहा था। और इस पूरे इंसिडेंट में सबसे बड़ा रोल
वही प्रोपेगेंडा फिल्म का था। इस इंसिडेंट के कुछ महीने बाद गोएबल्स पोलैंड जाता है और वहां उसने यहूदियों के खिलाफ एक डॉक्यूमेंट्री बनाई जिसमें दिखाया गया था कि कैसे यहूदी गंदगी में रहते हैं। हालांकि यहूदी गंदगी में रहने के लिए मजबूर थे, उनके पास उससे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था, लेकिन डॉक्यूमेंट्री में ऐसे दिखाया गया जैसे जानबूझकर वो गंदगी में रहते हैं और इस डॉक्यूमेंट्री को नाम दिया गया था द इटर्नल ज्यू। और इस तरह प्रोपेगेंडा फिल्म के जरिए जहां होता कुछ था लेकिन दिखाया कुछ जाता था, उसकी वजह से जर्मनी में जो हुआ उससे हमें यह सीखने की जरूरत है, गवर्नमेंट को भी स्टेप्स लेने की जरूरत है ताकि जो वहां हुआ वो कहीं और ना हो सके। लेकिन अगर आप पिछले कुछ सालों में देखें तो 72 हुरे, अजमेर 92, द कश्मीर फाइल, द केरला स्टोरी जैसी एंटी मुस्लिम, एंटी इस्लामिक मूवी की बाढ़ आ चुकी है। पहले कश्मीर फाइल के नाम पर पूरी मुस्लिम कम्युनिटी को टारगेट किया गया, फिर केरला में चल रहे लव जिहाद को 32,000 जैसे नंबर के साथ प्रमोट किया गया और फिर उसे लाकर 3 कर दिया गया। मेकर्स के पास अपनी स्टोरी के कोई ऑथेंटिक सोर्स मौजूद नहीं थे और जिस स्टोरी को ट्रू स्टोरी बताकर एडवर्टाइज किया गया था उसी के आगे उन्हें डिस्क्लेमर लगाना पड़ा। हालांकि डिस्क्लेमर तो लग गया लेकिन 32,000 लड़कियां इतनी बार पहले ही रिपीट किया जा चुका था जिससे एक झूठ, बल्कि बहुत बड़ा झूठ सच माना जा चुका है। फिल्म देखने के बाद इस तरह के रिएक्शन सामने आए जो कि बिल्कुल भी सही नहीं, खास करके एक डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। जहां तक बात क्राइम की है तो हमारे देश में कानून है, एजेंसियां हैं, वो अपना काम करेंगी। फिल्म के जरिए मेकर तो मोटी कमाई कर लेगा लेकिन आपको नफरत के सिवा कुछ भी नहीं मिलेगा। कश्मीरी पंडितों के नाम पर फिल्म बनाकर मेकर्स ने तो अच्छा पैसा बना लिया, आपको नफरत करने के लिए एक और किट मिल गया। लेकिन कश्मीरी पंडित फिल्म से पहले जहां थे आज भी वही हैं, उन्हें कुछ नहीं मिला। इस बात को आप जितनी जल्दी समझ लेंगे आपके लिए, इस देश के लिए उतना अच्छा होगा। चलते चलते एक और बात, सेव इंडिया टू कम्युनल हिटर्स। आज के वीडियो में इतना ही, उम्मीद करते हैं बात समझ आई होगी। अगर हाँ तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में।